नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो आप सभी को हैप्पी होली, होली की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। तो चलेंगे अपनी जो तैयारी है होली में, उसको मत भूलिएगा। देखिए क्या है कि अभी आपके पास सिर्फ एक महीने का समय है, तो अपनी तैयारी भी रेगुलर बेसिस पे कीजिए। होली तो आप पहले जब आपका एडमिशन हो जाएगा उसके बाद भी मना सकते हैं अगले साल, लेकिन जब एडमिशन का टाइम निकल जाएगा तो उसके बाद आप नहीं मना सकते ना। तो होली पे ज़्यादा फोकस मत कीजिए, अपने क्लास पे फोकस कीजिए, ठीक है। तो देखिए हमारे चैनल पर बीएड प्रवेश 2023 की आपकी तैयारी रेगुलर बेसिस पे हो रही है। तो जो बच्चे क्लास में पहली बार रहने हैं, हमारे चैनल पर देखिए बीएड प्रवेश 2023 की तैयारी आपकी रेगुलर बेसिस पे चल रही है। तो जो अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देख लीजिए, जीके जीएस की क्लास सुबह 11 बजे, रीजनिंग क्लास देखिए दोपहर को 2 बजे, कला वर्ग की क्लास देखिए दोपहर को 3 बजे। उसके बाद देखिए शाम को 7 बजे आपको सामान्य हिंदी क्लास। ये जो चार क्लासेस हमारे चैनल पर आप सभी को डेली बेसिस पे मिलती है, ठीक है। तो जो तैयारी कंप्लीट करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े। और देखिए इस क्लासेस अगर आप सभी को पीडीएफ चाहिए तो नीचे देखिए टेलीग्राम चैनल पर हमारे जुड़िए, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है साथियों। और उसी के नीचे देखिए हमारा इंस्टाग्राम कोई पेज दिया होगा, तो आप वहाँ पर भी जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चैनल क्लास से स्टार्ट करेंगे, ध्यान से देखेंगे एक एक क्वेश्चन को और पढ़ते हुए चलेंगे और उनसे उत्तर देते हुए चलेंगे साथियों। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को किसके द्वारा हाथों से लिखा गया था साथियों, बताइए। भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को किसके द्वारा हाथों से लिखा गया था साथियों, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए प्रेम बिहारी नारायण राय यादव द्वारा, ठीक है। जो ऑप्शन पे सी वाला दिएगा पहले पे आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को प्रेम बिहारी नारायण राय यादव द्वारा हाथों से लिखा गया था साथियों। भारत का जो संविधान है 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, याद रखिएगा बात। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर का हो जाएगा। दूसरा आपका विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है साथियों, बताइए। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए बायोटीन है, ठीक है। विटामिन B7 का जो रासायनिक नाम है आपका बायोटीन है। तो जो ऑप्शन बी दिया दोस्तों दूसरे पे आपसे का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। और यह देखिए आपका जल में घुलनशील वाला विटामिन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीसरे को बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। हॉकी दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था, बताइए। इसका सही उत्तर क्या हॉकी दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए इनका जन्म आपका इलाहाबाद में हुआ था साथियों, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला दिया गया है सही उत्तर हो जाएगा तीसरे पे। इनको देखिए हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था। इनके जन्म दिवस यानी कि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा इनका जन्मदिन है। क्लियर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, चौथे बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। चौथा नंबर देगा, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था साथियों। मुंशी प्रेमचंद का जन्म आपका कहाँ हुआ था साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए बनारस में इनका जन्म हुआ था, कहाँ पे, लहमी नामक गांव में, ठीक है। लमही सॉरी लमही नामक गांव में, ठीक है। लमही नामक गांव में बनारस के एक गांव में इनका जन्म हुआ था साथियों। क्लियर है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म आपका बनारस में हुआ था। जो ऑप्शन पे डी वाला दिएगा आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और उनका मूल नाम क्या था, तो धनपत राय, याद रखिएगा। उनका मूल नाम था धनपत राय, बाद में जाकर उनका मुंशी प्रेमचंद नाम पड़ा था। पांचवा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। तो ये कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय, ठीक है। आपका सबसे पुराना उत्तर प्रदेश का विश्वविद्यालय हो जाएगा साथियों। जो ऑप्शन डी वाला दिया है आपका यहाँ पे सही उत्तर। इसकी स्थापना देखिए आपकी 1887 ईस्वी में कराई गई थी। चलिए साथियों, और जो आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना देखिए आपकी 1916 ईस्वी में
की गई थी। और अलीगढ़ विश्वविद्यालय की बात करें तो इसकी देखिए, अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना आपकी 1900, अलीगढ़ विश्वविद्यालय ना 1920 में, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना आपकी 1920 ईस्वी में की गई थी साथियों। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें साथियों क्या पूछा गया है। छठे को बताने की कोशिश करेंगे। उत्तर उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास, ठीक है, पूर्व का ग्रास के नाम से जानते हैं, बताइए। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास नाम से जाना जाता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए कन्नौज शहर को, ठीक है, जो ऑप्शन डी वाला देगा आपसे क्या राइट आंसर। उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज शहर है इसको देखिए पूर्व का ग्रास नाम से जाना जाता है साथियों, जो ऑप्शन डी वाला देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, सातवें बताएंगे सही उत्तर क्या होगा साथियों। किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है, बताइए। किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है साथियों, इसका सातवें पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका उत्तर साथियों देखिए भूटान को, जो ऑप्शन डी वाला दिया गया है सातवें पर आपसे का राइट आंसर। क्लियर साथियों, भूटान को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन नाम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आठवें बताएंगे सही उत्तर का, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। शिखर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है, बताइए। शिखर तकनीक के साथ भारत की जो क्रूज मिसाइल है कौन सी है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए ब्रह्मोस, जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला दिएगा आप सही का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर साथियों, ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है साथियों, याद रखिएगा। जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला देगा आठवें आप सही का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नौवें पे देखेंगे तो क्या पूछा गया बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर का हो जाएगा। भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ, जो गवर्नर जनरल किसके शासनकाल में शुरू की गई थी, बताइए। सहायक संधियों की जो सहायक संधियाँ थी किसके शासनकाल में शुरू की गई थी, बताइए। सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। तो देखिए भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ। सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली, ठीक है, लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में आरंभ हुई थी साथियों। हैदराबाद 1998 ईस्वी में सहायक संधि का स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य बना था, याद रखिएगा। जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला दिया आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 10वें पे बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उसके विश्वसनीय शिष्यों को सौंप दिया गया, बताइए किसको सौंपा गया था। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद जो गुरु की संस्था थी वो समाप्त हो गई थी और सिखों का जो नेतृत्व है उनके विश्वसनीय शिष्य किसको सौंप दिया गया था साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए बंदा बहादुर को, ठीक है, जो ऑप्शन में यहाँ पे बी वाला दिया आपसे क्या राइट आंसर। क्लियर साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 11 पे बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। पूछा गया आपका, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को किसके विरोध में छोड़ दिया था, बताइए। ठीक है, पंजाब में 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की जो उपाधि थी इसको त्याग दी थी साथियों, मतलब छोड़ दी थी। जो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला दिया गया है आप सही का यहाँ पे 11 पे राइट आंसर। क्लियर साथियों, ठीक है, अगला देखेंगे, 12 बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है साथियों। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, गोदावरी नदी का जो उद्गम है पश्चिमी घाट में त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी जो कि महाराष्ट्र में स्थित है वहां से होती है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला दिया गया है 12वें पे आपसे का राइट आंसर। क्लियर साथियों, यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है जो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है साथियों। इसे दक्षिणी गंगा भी कहते हैं, याद रखिएगा। अगला देखेंगे, 13वें बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। क्या पूछा गया आपका, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, बताइए। भारत की, अब देखिए आपका बहुत ही इसमें बहुत जन कंफ्यूज होते हैं। एक तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की पूछ रहा है और एक आता है आपका भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। आपका दो होता है,
तो देखिए जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछ रहा है, ये आपके देखिए वुलर झील है, ठीक है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। और सबसे बड़ी झील की बात करेंगे तो देखिए चिल्का है, ठीक है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला देगा 13 पे ऑप्शन का मीठे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी झील आपकी वुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, याद रखिएगा। जो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला देगा आपको यहाँ पे राइट आंसर। क्लियर साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 14 में बताने की कोशिश करेंगे, उसका उत्तर क्या हो जाएगा। भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक किसके संविधान द्वारा प्रभावित है, बताइए। भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित जो प्रक्रिया है काफी हद तक किसके संविधान द्वारा प्रभावित है साथियों। 14 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए जापान के संविधान से प्रभावित है, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला देगा आपसे क्या यहाँ पे 14 पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कानून बनाने की जो निर्धारित प्रक्रिया है काफी हद तक जापान के संविधान द्वारा प्रभावित है अपने भारत की। तो जो ऑप्शन सी 14 पापसी का राइट आंसर। अगला देखेंगे साथियों, 15 पर बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार यानी कि आरटीई अधिनियम वर्ष किस वर्ष में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था साथियों। देखिए वर्ष 2009 में, ठीक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम वर्ष 2009 में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था साथियों। इसके अंतर्गत 86वें संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया था साथियों। तो जो आप पे टी वाला दिया गया 15 पर आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। 16 पर देखेंगे क्या पूछा जाएगा, ध्यान से देख के बताएंगे। महाराजा सवाई जयसिंह मतलब जयसिंह द्वितीय ने किस शहर में एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की थी, बताइए। महाराजा सवाई जयसिंह मतलब जयसिंह द्वितीय ने किस शहर में एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की थी साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे तो आपका उज्जैन दिया गया है, आपका राइट आंसर, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने देखिए काशी यानी कि बनारस में, फिर मथुरा में एवं जयपुर में खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण किया था। याद रखिए ये सब लिख लीजिएगा, आपको पूछ सकता है। कहाँ कहाँ, तो बनारस में, मथुरा में और आपका जयपुर में। ये उज्जैन के अलावा और 3 जगह इन्होंने खोला था, तो मिला जुला के कुल इन्होंने 4 खोला था वेधशाला। तो जो ऑप्शन पे चौथे पे 16 पे आपका ऑप्शन नंबर ए वाला देगा यहाँ पर राइट आंसर। अगला देखेंगे 17 पे बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती, बताइए। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें से जो आपकी कर्क रेखा है नहीं गुजरती साथियों। राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम, उत्तर प्रदेश। देखिए जो कर्क रेखा है उत्तर प्रदेश राज्य से होकर नहीं गुजरती साथियों, ठीक है। जो ऑप्शन पे डी वाला दिया गया 17 पे आपसे क्या राइट आंसर। क्लियर साथियों। देखिए भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, झारखंड, उसका पश्चिम बंगाल मतलब वेस्ट बंगाल, ठीक। और उसके बाद देखिए त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ से होकर गुजरती है, ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 18 बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे, बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा। भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, बताइए। भारत की संविधान सभा की संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे साथियों। तो देखिए जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। जो ऑप्शन पे डी वाला दिया आपसे क्या, भारत की संविधान सभा की जो संघ समिति के अध्यक्ष थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्लियर साथियों। अगला देखेंगे 19 पे बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह किसके द्वारा लिखी गई थी। जो प्राचीन गणित पुस्तक है गणित सार संग्रह किसके द्वारा लिखी गई थी साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए महावीराचार्य द्वारा, ठीक है। जो ऑप्शन पे बी वाला दिया गया है आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर साथियों। ठीक, अगला देखेंगे विषय बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है, बताइए। हिमालय का सबसे बड़ा जो तीसरा शिखर है कौन सा है साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो तीसरा सबसे बड़ा शिखर देखिए आपका हो जाएगा माउंटेन कंचनजंगा, ठीक है। जो ऑप्शन डी वाला दिएगा आपसे क्या है, इसकी कुछ ऊंचाई अगर बात करें 86
मीटर है, ठीक है, 8600 मीटर है। यह सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में भारत नेपाल की सीमा पर स्थित है साथियों। हिमालय के प्रथम तथा द्वितीय सबसे बड़े पर्वत क्रमशः देखिए आपके माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट की कुल ऊंचाई आपकी कितनी है? देखिए माउंट एवरेस्ट की आपकी ऊंचाई है 8848 मीटर, और जो आपकी है इसकी आ, K2 मतलब गार्डविन ऑस्टिन, इसकी आपको कुल चाहिए देखिए 8611 मीटर। इसके बाद आपका देखिए कंचनजंगा आता है जिसकी ऊंचाई है 8600 मीटर। क्लियर है? अगला देखेंगे 21 पे बताएंगे से उत्तर क्या हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है साथियों? उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए पलाश या तो टेसू, ठीक है, पलाश या तो टेसू। देखिए उत्तर प्रदेश का आपका राजकीय पुष्प है, तो जो ऑप्शन पे डी बना देगा। 21 पे आपसे का राइट आंसर। अगला देखेंगे 22 पे क्या देगा, ध्यान से देखेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। तो मनुष्यों में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? बताइए साथियों, मनुष्यों में जो पित्त का उत्पादन है किस अंग में होता है? पित्ताशय में तो नहीं होता, इतने याद रखिएगा। जिगर यानी कि यकृत में होता है, ठीक है, यकृत में होता है। और जो पित्ताशय में होता है स्टोर यानी कि संग्रहित होता है, याद रखिएगा। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी है दोस्तों, मनुष्य में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है, तो यकृत यानी कि जिगर में होता है। जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला दिएगा 22 पे का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे साथियों क्या देगा, 23 पे बताने की कोशिश करेंगे, उत्तर क्या हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था? देखिए भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना आपकी वर्ष 1993 में हुई थी, ठीक है, जो ऑप्शन सी वाला दिया गया। 23 पे आपसे का राइट आंसर। क्लियर साथियों? अगला देखेंगे 24 पे बताएंगे, उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग फफूंद यानी कि फंगस के कारण होता है? बताइए, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग है जो फफूंद यानी कि फंगस के कारण होता है साथियों? 24 पे से उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए दांत, जो ऑप्शन पे डी वाला दिएगा आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। फफूंद यानी कि फंगस के कारण होने वाला रोग आपका दांत होता है। यह रोग देखिए ट्राइकोफाइटाइन लेरुकोमस नामक कवक यानी कि फंगस से फैलता है साथियों। और यह एक आपका संक्रामक रोग होता है, इसमें त्वचा पर लाल रंग के गोले पड़ जाते हैं। अगला देखेंगे 25 पे बताएगा, उत्तर क्या हो जाएगा। रिक्त स्थान विनिमय दर देशी मुद्रा के रूप में विदेशी मुद्रा की एक इकाई की कीमत है। क्या होती है विनिमय दर? जिसे देखिए देशी मुद्रा के रूप में विदेशी मुद्रा की एक इकाई की कीमत होती है। तो देखिए आपकी सांकेतिक मुद्रा होती है, ठीक है, जो सांकेतिक विनिमय दर है देशी मुद्रा के रूप में विदेशी मुद्रा की एक इकाई की कीमत है साथियों। जो ऑप्शन पे भी वाला दिएगा आपसे का राइट से 25 रुपये। ठीक, अगला देखेंगे 26 बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। एक आगत का कितना प्रति मतलब कौन सा प्रति इकाई आगत में परिवर्तन के कारण जो निर्गत में परिवर्तन होता है और सभी अन्य आगत स्थिर हो रखे गए हों कहा जाता है, उसको क्या बताइए। रिक्त स्थान एक आगत का रिक्त स्थान प्रति इकाई आगत में परिवर्तन के कारण जो निर्गत में परिवर्तन होता है जब सभी अन्य आगत स्थिर रखे गए हों तो वह क्या कहलाता है, मतलब कहा जाता है उसको क्या। देखिए उसको सीमांत उत्पाद कहते हैं, ठीक है। एक आगत का जो सीमांत उत्पाद है सीमांत उत्पाद की प्रति इकाई आगत में परिवर्तन के कारण जो निर्गत में परिवर्तन होता है जब सभी अन्य आगत स्थिर रखे गए हों कहा जाता है। 27 बताएंगे, 70 का हो जाएगा। व्यापार संघ भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची में सूचीबद्ध साथियों। तो देखिए समवर्ती सूची में, ठीक है, जो ऑप्शन पे डी वाला देगा आपसे का राइट आंसर। व्यापार संघ भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई समवर्ती सूची में सूचीबद्ध, जो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला देगा 27 पे आपसे का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों 28 से बताएंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। वर्ष 1930 में किसकी गिरफ्तारी के कारण पेशावर की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हुआ था, बताइए।
तो देखिए मतलब खान अब्दुल गफ्फार खान के, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिया आपसे करेक्ट होगा। 1930 में खान अब्दुल गफ्फार खान की गिरफ्तारी के कारण पेशावर की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हुआ था, जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिया गया आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्लियर साथियों। अगला देखेंगे 29 बताएंगे, 77 का ध्यान से देखेंगे बताएंगे। और एक तसान ईरान और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के प्रवर्ती थे। किसके प्रवर्ती है? ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर। बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए मुगल, ठीक है, मुगल, ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के जो शासक है तैमूर के प्रवर्ती है, तो जो ऑप्शन पे सी वाला दिया ऑप्शन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 29 पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, 30 पे बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। किसके बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है? बताइए किसके साथ हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है साथियों? 30 पे से उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए दिहांग महाखड्ड, ठीक है, दिहांग महाखड्ड के बाद जो हिमालय है दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला देगा तीसरे ऑप्शन का राइट आंसर। क्लियर साथियों। यह पूर्व की ओर भारत एवं म्यांमार की सीमा निर्धारित करता है, ठीक है। अगला देखेंगे 31 बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को किस दर्जा से होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है? बताइए किस दर्जे के साथ होते हुए कश्मीर को जोड़ता है? तो देखिए जोजिला दर्रा, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग जो आपका 1A है लेह को जोजिला दर्रे से होते हुए कश्मीर घाटी को जोड़ता है, तो जो ऑप्शन बी वाला यहाँ पे दिया गया जोजिला दर्रा आपका राइट आंसर है। क्लियर साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए 32 पे बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रिक्त आसान फलन तर्क के रूप में पारित मानों में से सबसे बड़े मान को लौटाती है कौन सी? बताइए। देखिए मैक्स, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो आपकी मैक्स होती है फलन तर्क के रूप में पारित मानों में से सबसे बड़े मान को लौटाती है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला दिएगा 32 पे आपसे का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें 33 पे बताएंगे सही उत्तर का, ध्यान से देखकर उत्तर देंगे। अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया में लवण के साथ और क्या बनता है? अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया में लवण के साथ और क्या बनता है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए पानी बनता है, ठीक है, अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया में लवण के साथ और आपका पानी बनता है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला देगा 33 पे आपसे का राइट आंसर। अगला देखेंगे 34 पे बताएगा सही उत्तर क्या है। गलने की प्रक्रिया को और क्या भी कहा जाता है? बताइए गलने की प्रक्रिया को और क्या कहा जाता है साथियों? 34 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए संगलन, फ्यूजन कहा जाता है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला देगा आपसे क्या, गलने की प्रक्रिया को संगलन यानी कि फ्यूजन कहा जाता है, जो ऑप्शन यहाँ पे ए 34 पे आपसे का राइट आंसर। अगला देखेंगे 35 पे बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख अजैव कारक नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख आपका अजैव कारक नहीं है? देखिए वायु, जो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला दिया आपसे राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका वायु है आपका प्रमुख अजैव कारक नहीं है, तो जो ऑप्शन डी दिया दोस्तों इन चारों में से आपसे का राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे 35 बताएंगे 36 बताएंगे सही। पोटेशियम की खोज किसने की थी? पोटेशियम की खोज किसने की थी साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए हम्फ्री डेविड ने, जो ऑप्शन यहाँ पे ये वाला दिएगा आपसे राइट आंसर। पोटेशियम की खोज करने वाला वैज्ञानिक आपके हम्फ्री डेवी है साथियों। 36 आपसे का ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 37 पे बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। भारत के किस राज्य में गोवर्धन योजना प्रारंभ की गई है? बताइए भारत के किस राज्य में आपकी जो गोवर्धन योजना है प्रारंभ की गई है? 37 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। देखिए हरियाणा राज्य में, ठीक है, जो ऑप्शन पे सी वाला दिया गया यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा राज्य में आपकी गोवर्धन योजना प्रारंभ की गई। अगला क्वेश्चन देखेंगे 38 पे बताएंगे सही उत्तर का, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है साथी? बताइए हुमायूं का जो मकबरा है कहाँ पर स्थित है?
देखिए नई दिल्ली में, जो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला दिया आपसे का राइट आंसर। हुमायूं का मकबरा आपका नई दिल्ली में स्थित है साथियों। क्लियर है। अगला देखेंगे साथियों क्या पूछा, 39 में बताने की कोशिश करेंगे, 70 का आ जाएगा। किस राज्य ने हाल ही में विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए रूपश्री योजना प्रारंभ की है? किस राज्य ने हाल ही में विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए रूपश्री योजना प्रारंभ की गई है? देखिए पश्चिम बंगाल ने, जो ऑप्शन पे सी वाला दिया गया है 39 पे आपसे का सही उत्तर है। क्लियर साथियों। ठीक, अगला देखेंगे, बताएंगे 40 पे से उत्तर का हो जाएगा, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। श्री रामायण एक्सप्रेस के भारत खंड के लिए यात्रा की अवधि कितने दिनों की है बताइए। श्री रामायण एक्सप्रेस क्या दिया, श्री रामायण एक्सप्रेस के भारत खंड के लिए यात्रा की अवधि कितने दिनों की है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए 16 दिनों की है, जो ऑप्शन पे सी वाला दिया आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। यह एक देखिए पर्यटक ट्रेन है जो 14 नवंबर 2018 से चलाई गई है। यह ट्रेन दिल्ली से सफदरगंज रेलवे से तमिलनाडु के रामेश्वर तक जाएगी। यह ट्रेन हिंदू महाकाव्य पर आधारित रामायण सर्किट के प्रमुख स्थलों पर जाएगी साथियों। ठीक है, जो ऑप्शन पे सी वाला देगा 40 से आप सी का राइट आंसर। अगला देखेंगे 41 पे बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। आरबीआई की जब स्थापना हुई तब इसका केंद्रीय कार्यालय कहाँ पर स्थित था बताइए। आरबीआई की जब स्थापना हुई थी तब इसका जो केंद्रीय कार्यालय है कहाँ पर स्थित है साथियों, किस शहर में? देखिए कोलकाता में। ठीक है, जो ऑप्शन पे सी वाला देगा आपसे का राइट आंसर। क्लियर। आरबीआई की जब स्थापना हुई थी उस समय इसका देखो केंद्रीय कार्यालय था कलकत्ता में था, अभी तो आपका मुंबई में है, याद रखिएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 ईस्वी में हुई थी। 1937 में इसका मुख्यालय मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था। और यह बात देखिए आपका भारत का केंद्रीय बैंक है। और इसका राष्ट्रीयकरण आपका 1949 में हुआ था। सभी पॉइंट याद नोट करके कि आपको पूछा जाएगा। मूल्य लेखांकन समीकरण क्या है बताइए। मूल्य लेखांकन समीकरण क्या होता है साथियों? 42 पे उत्तर देंगे। देखिए मूल्य लेखांकन समीकरण आपका होता है संपत्ति इक्वल टू देयता प्लस इक्विटी। ठीक है, मूल्य लेखांकन क्या होता है? तो संपत्ति इक्वल टू देयता प्लस है ना, देयता प्लस है, माइनस नहीं है। ठीक, एक मिनट चलिए। संपत्ति इक्वल टू देयता प्लस इक्विटी, जो ऑप्शन पे डी वाला दिया गया है आपका मूल्य लेखांकन का समीकरण होता है। जो ऑप्शन डी वाला यहाँ पे दिया गया आपसे का राइट आंसर। क्लियर। ठीक साथियों, अगला देखेंगे 43 बताएंगे 70 का हो जाएगा। वर्ष 1951 की जनगणना के अनुसार भारत के लिंग अनुपात यानी कि प्रति 1000 पुरुषों के लिए महिलाओं की संख्या क्या थी साथियों बताइए। वर्ष 1951 पे पूछ रहा है। ठीक है, 2011 का मतलब ये 1951 का पूछा आपसे। ध्यान से पहले क्वेश्चन को देखिए, उसका आंसर देखिए। 1951 की जनगणना के अनुसार भारत के लिंग अनुपात यानी कि प्रति 1000 पुरुषों के लिए महिलाओं की संख्या क्या थी साथियों? 43 पे से उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए 946। ठीक है, जो ऑप्शन पे सी वाला देगा आपसे का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और 1961 में आपकी देखिए 941 हुई थी। वर्ष 1971 में 930 हुई थी। वर्ष 2001 में यह आपकी 933 हुई थी। और 2011 की बात करें तो 943 हुई थी। सभी याद रखिएगा। अगला देखेंगे 44 पे बताएंगे सही उत्तर का होगा। श्री सैलम बांध किस नदी पर बनाया गया बताइए। श्री सैलम बांध आपका किस नदी पर बनाया गया साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए कृष्णा नदी पर बनाया गया। ठीक है, जो श्री सैलम बांध है आपका कृष्णा नदी पर बनाया गया। तो 44 पर आपसे को ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो पी दिया जाएगा आपसे का यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों 45 पे बताएंगे 70 का हो जाएगा। 1 गीगाबाइट में कितना मेगाबाइट्स होते हैं बताइए। 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट्स होते हैं साथियों? 45 पे से उत्तर देंगे। देखिए 1 गीगाबाइट में आपके 1024 मेगाबाइट होते हैं। जो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला दिया गया है 45 पे आपसे का राइट आंसर। क्लियर साथियों। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे 46 पे बताएंगे 70 का हो जाएगा। वर्ष 1947 में भारत में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितनी थी बताइए। वर्ष 1947 में भारत में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितनी थी साथियों? 46 पे से उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए 249 रुपये 60 पैसे।
ठीक है। वर्ष 1947 में भारत में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय की बात करें तो देखिए 249 रुपये 60 पैसे थी। यह वर्ष 2015 में 88,533 तथा वर्ष 2015 की, ठीक है, 2015 में 88,533 तथा वर्ष 2018 में आपकी 1,12,835 हो गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें 47 से बताएंगे, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की थी, बताइए। काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की थी। तो देखिए शिव प्रसाद गुप्त ने, ठीक है, शिव प्रसाद गुप्ता ने, जो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला दिया आपका। काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना आपकी शिव प्रसाद गुप्ता ने की थी। कब की थी, तो देखिए वर्ष 1921 में, ठीक है, इन्होंने इसकी स्थापना की थी साथियों। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे 48 से बताएंगे सही उत्तर का। ध्यान से देख के उत्तर देंगे। वर्ष 1951 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या थी, बताइए। तो 1951 की बात करें तो देखिए 18.33% थी। ठीक है। वर्ष 1951 की जनगणना के अनुसार भारत में जो साक्षरता दर थी आपकी 18.33% थी, मतलब 3% थी साथियों। और वर्ष 2011 में यह देखिए 73% हो गई थी। और वर्ष 1951 में अगर बात करें 27.16% पुरुषों तथा 8.86% महिलाओं की साक्षरता दर थी। ठीक है, दोनों अलग अलग थे, लेकिन यहाँ पे इक्वल में पूछा तो 18.33% थी, याद रखिएगा। अगला देखेंगे 49 पे बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक क्या है, बताइए। उत्तर प्रदेश किसका सबसे बड़ा उत्पादक है साथियों। केले का, आम का, अमरूद का, पपीते का। देखिए उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा देखिए आम का उत्पादक है साथियों, जो ऑप्शन पे सी वाला दिया गया है 49 पे आपसे का राइट आंसर। क्लियर है, उत्तर प्रदेश आम का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला देखेंगे 49 पे बताएंगे सही उत्तर क्या साथियों। भारत का सबसे बड़ा तांबा कच्ची धातु उत्पादक राज्य कौन सा, बताइए। भारत का सबसे बड़ा तांबा कच्ची धातु उत्पादक राज्य कौन सा साथियों। 50 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका क्या दिया गया है, मध्य प्रदेश राज्य। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा तांबा कच्ची धातु का जो उत्पादक राज्य आपका तांबा कौन सा, मध्य प्रदेश है। तो जो ऑप्शन पे टी वाला देगा आपसे का राइट आंसर। दूसरे नंबर पर बात करें तो दूसरे नंबर पर देखिए राजस्थान आता है और तीसरे नंबर पर आपका झारखंड आता है। फर्स्ट पे आता है, सेकंड पे ये आता है और थर्ड पे आपका झारखंड आता है। ठीक, तो इसी के साथ जो आपके यहाँ पे क्लास है जीके जीएस की आज के यहाँ पे कंप्लीट होती है साथियों। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी। आपका कोई भी डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछिएगा, उसका हम आंसर आपको जरूर देंगे साथियों। इसके बाद देखिए आपको रीजनिंग की क्लास में आनी है, दोपहर को 2 बजे आप लोग टाइम पे पहुंच जाइएगा। आपकी ये वाली क्लास थोड़ी लेट हो गई है पर कोई नहीं, चलिए क्लास तो आ रही है, बहुत बड़ी बात है। और जो बच्चे क्लास में पहली बार है, क्लास आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और क्लास को लाइक करके जाइएगा। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली बार क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत साथियों। आप सभी को हैप्पी होली एक बार फिर से।